तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये फिगर हमें दे रखी है जिसके अंदर एक लाइन है ए बी जो कि पैरेलल है किसके, सी डी के। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू ये वाला हमें दे रखा है कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। ए पी क्यू कैसे, ए पी क्यू। एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो पी आर डी ये वाला एंगल दे रखा है, पी आर डी ये कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और साथ में वाई की वैल्यू बतानी है कि ये दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी वो आपको पक्की पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो एक्स एंगल है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो एंगल आपको दे रखा है जिस एंगल का नाम है ए पी क्यू, ये वाला एंगल, और एक्स वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड बनाते हों, या फिर मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लीजिए ये दो लाइन दे रखी है, आपको मैं अलग से बनाकर दिखाता हूँ, ये वाली लाइन को गायब करके। जैसे यहाँ पर है ए, यहाँ पर क्या है बी, और एक लाइन ऐसे दे रखी है जिसका नाम क्या है, सी और डी। और मान लीजिए इनको काटती हुई ये वाली लाइन दे रखी है आपको, ऐसे करके ये जो लाइन दे रखी है पी और क्यू। और अगर आपको पैरेलल लाइन के हिसाब से ही समझना है तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मैं एक्सटेंड किए देता हूँ। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर पी पॉइंट था। तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का दे रखा है हमको, ये दे रखा है 50 डिग्री का। और ये वाला एंगल जो है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड बन रहा है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी जेड के अंदर एंगल्स बन रहे हों वो एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो फर्स्ट वाला तो आपका सिंपल आ जाएगा। आप क्या लिख दोगे यहाँ पर कि जो आपका एक्स है वो कौन से एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के जिसका नाम क्या है, ए पी क्यू। ए पी क्यू। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब x कितने का हो जाएगा, ए पी क्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको 50 डिग्री का, तो x भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का। इसका मतलब अपना ये वाला एंगल तो निकल गया। अब बात आती है y वाले एंगल को निकालने की। तो y वाले एंगल को निकालने के लिए दो मेथड है आपको। पहले मैं आपको सिंपल वाला मेथड बताता हूँ, जैसे ऑल्टरनेट आपने इन दोनों एंगल्स के अंदर लगाया है, ऐसे ही ये वाला जो एंगल है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस एंगल के और इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी आपस में कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बार इस वाली लाइन को गायब करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपको एक लाइन दे रखी है ए बी और एक नीचे लाइन दे रखी है सी डी। तो इसका नाम हमने दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी डी। और एक लाइन आपकी ये वाली है पी आर, तो इसको हमने ऐसे करके बना लिया पी आर। आप चाहो तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो ताकि पैरेलल लाइन की जो फिगर थी उसके जैसी ही आपको ये फिगर देखने में लगे। तो ये यहाँ वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या बना रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जेड जैसी फिगर यहाँ पर बन रही है। तो ये वाला जो एंगल है, इसी एंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, 50 और वाई। और ये वाला जो एंगल है पी आर डी जो यहाँ पर है वो 127 का है। तो इसका मतलब एंगल ए पी आर जो कि ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर डी के। और फिर ये जो ए पी आर एंगल है ये कितने का है, 50 और वाई दोनों को मिलाकर बन रहा है ये। तो हम 50 प्लस वाई लिख देंगे ए पी आर की जगह पर, और अपने पास जो अपना एंगल वाई है वो आ जाएगा। तो नाउ अब देखिए एंगल ए पी आर, ए पी आर समझ गए ना कौन सा एंगल है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर और यहां तक का। और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है, पी आर डी। एंगल पी आर डी, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद अब ए पी आर जो है इसके अंदर तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है इसके अंदर 50 भी है और वाई भी है।
तो आप ए पी आर की जगह पर क्या लिख दोगे, दो एंगल हैं, एक ये वाला जिसका नाम क्या है एंगल ए पी क्यू, और एक एंगल ये वाला जिसका नाम क्या है वाई। आप चाहो तो ए पी क्यू की जगह पर डायरेक्ट 50 भी लिख सकते थे, एक स्टेप से अगर आपको बचना हो तो। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ए पी क्यू की जगह पर कितना रख देंगे अब हम 50 प्लस वाई इक्वल टू एंगल पी आर डी, और पी आर डी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, उसको रख देते हैं 127 डिग्री। आप चाहो तो इस वाली स्टेप से बच सकते थे। तो अब ये 50 प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू कितना हो गया 127 माइनस 50 डिग्री। तो 127 में से 50 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री का। ये हो गया y को निकालने का एक मेथड। एक मेथड और है y को निकालने का। आपको क्या काम करना है, इस वाले एंगल के लीनियर पेयर में यहाँ पर एक एंगल ले लेना है इधर की तरफ, जिसका नाम क्या है पी आर क्यू। जब वो एंगल आपके सामने आ जाएगा यहाँ वाला एंगल, तो फिर आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, x का, y का और इस वाले एंगल का, इन तीनों एंगल्स का सम कितना रख देंगे 180। x हमको पता ही है, यहाँ वाला जो एंगल है वो इसकी हेल्प से निकाल लेंगे तो y आ जाएगा। उसको भी करके दिखा रहा हूँ मैं, x तो ऐसे ही निकाल लेना। y को निकालने का दूसरा मेथड और बता दे रहा हूँ मैं आपको, सेकेंड मेथड ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको सेकंड मेथड, और ये y के लिए है बस। और अगर आपको वही समझ में आ गया तो आप अगला क्वेश्चन देख लो। सेकंड मेथड फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता एग्जाम में कौन सा आपको क्लिक कर जाए। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये जो वाला एंगल दे रखा है हमें पी आर डी, इसके साथ हम ये वाला एंगल ले लेते हैं अंदर वाला जिसका नाम क्या है पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो पी आर डी आपको पता है ये कितने डिग्री का दे रखा है 127 डिग्री का, और आपको निकालना है पी आर क्यू। तो ये हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127, ये प्लस का इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो एंगल पी आर क्यू कितने का आ गया, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, इधर कैरी लोगे ना तो 3, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, 1 में से 1 गया तो 0। ये वाला एंगल आ गया कितने डिग्री का 50 डिग्री का। अब अपने पास जो ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके अंदर तीन एंगल हैं, एक वाई है, एक एक्स है और एक अभी निकाला आपने। तो एक वाई हो गया, एक एक्स हो गया, और एक अभी आपने यहाँ वाला एंगल निकाला है कितने डिग्री का 53 डिग्री का, और इक्वल टू में 180 डिग्री। ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मींस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पर आपको x तो पता ही है, पहले निकाल चुके थे आप, x कितने डिग्री है 50 डिग्री। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x आ गया यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 53 को प्लस कर लो कितना हो जाएगा 103। अब ये 103 प्लस का जब इधर आएगा तो कैसा होगा माइनस का, तो 180 माइनस 103, और जब इसमें से माइनस करोगे 10 में से 3 गया 7, 7 में से 0 गया तो 7। तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आई 77 डिग्री। ये थोड़ा लेंदी तरीका है, लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो जो भी मेथड आपको समझ में आ रहा हो आप उस मेथड से एग्जाम में करके आ सकते हो। ये दोनों फिगर रफ के लिए समझाई थी, बस इसी फिगर से आप समझ सकते हो बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये हमें एक फिगर बताइए जिसके अंदर एक मिरर दे रखा है जिसका नाम क्या है पी क्यू, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉलिश्ड वाला पार्ट है, एंड आर एस दूसरा जो आपके पास मिरर है उसका नाम क्या है आर एस, जिसमें नीचे की तरफ ये पॉलिश वाला पार्ट है, जिधर की तरफ आपने पॉलिश कर रखी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका मतलब हम क्या मानेंगे पैरेलल, पी क्यू और आर एस। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे वो होती है जो आकर मिरर को क्या करती है स्ट्राइक करती है, मतलब कि टकराती है, और टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ए बी वाली जो हो गई ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और बी सी जो हो गई वो आपकी इंसिडेंट रे हो गई इस वाले मिरर के लिए।
मूव्स अलोंग द पाथ BC, और वो कौन से रास्ते से होती हुई जाती है? BC से। एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। अब ये BC वाली जो रे है ये आकर यहाँ पर इस तरीके से टकराती है और यहाँ से फिर CD वाले रास्ते से होती हुई फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे क्या होती है, ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। जो मैं अब बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो। जब ये रे इस तरीके से आई, लाइट की कोई रे, तो यहाँ पर ये थी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो रे आकर टकराएगी किससे? मिरर से। और जब ये यहाँ पर B पॉइंट पर टकराई तो टकराने के बाद ये इधर की तरफ ऐसे जा रही है, तो जब ये इधर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर हो गई ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है कौन सी वाले पॉइंट से? B वाले पॉइंट से इस वाले मिरर के लिए। लेकिन जब ये यहाँ पर जाएगी तो ये इस वाले मिरर पर आ रही है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? अब इसके लिए हो गई ये इंसिडेंट रे। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आकर टकरा रही थी, इधर भी तो आकर ये टकराएगी C वाले पॉइंट से, और फिर C वाले पॉइंट से टकराने के बाद ये रे ऐसे चली गई, और यहाँ पर फिर अब इस वाली रे को कहेंगे ये कौन सी रे है? ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इतनी चीज समझ गए? प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें ये बताना है कि ये जो AB वाली रे है और CD वाली रे है ये आपस में दोनों कैसी हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर दो पैरेलल लाइन हमको दे रखी है। मान लो जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन का नाम मैं दे देता हूँ AB, और इस वाली लाइन का नाम क्या दे देता हूँ मैं? CD। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो मैं समझा रहा हूँ बस आपको। और मान लीजिए इनको एक काटती हुई लाइन आपको ऐसे करके दे रखी है जिसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, मान लीजिए ट्रांसवर्सल है T। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि AB किसके पैरेलल है? CD के, तो क्या आप ये लिख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है? मान लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल हम लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, लेकिन उसके लिए गिवन क्या होना चाहिए अपने पास? AB पैरेलल टू CD। अब इसका आ जाओ कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या है? दो रे हमें दे रखी है या दो लाइन हमें दे रखी है, हमें नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हमें प्रूव करना है। यहाँ पर तो पैरेलल गिवन था, यहाँ पर हमें प्रूव करना है इन दोनों को। AB और CD को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो अगर मान लीजिए एक लाइन इनको काटती हुई है, अगर मैं किसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दूं, क्या कर दूं? एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दूं किसी और मेथड से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नहीं कह रहा मैं, एंगल 1 और एंगल 2 को किसी और मेथड से अगर हम इक्वल कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि AB और CD जो लाइन है वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल्स को आप ऑल्टरनेट से नहीं लिख सकते। तो अगर हमें पैरेलल लाइन इक्वल दे रखी है तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल तो पैरेलल लाइन। फिर हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। इस वाली बात को हम किससे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इस वाले का उल्टा। अगर पैरेलल लाइन दे रखी है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो, और अगर एंगल इक्वल कर दिया आपने किसी और मेथड से तो आप पैरेलल लाइन लिख दो। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? किसी तरीके से ये AB और ये CD को अगर पैरेलल करना है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको और इस वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर बताई कन्वर्स वाली, ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो किसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे करके ये Z बन रहा है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, एक पैरेलल लाइन ये वाली और एक पैरेलल लाइन ये वाली, तो ये आपस में इसको काट रही हैं, एक लाइन के इधर और एक लाइन के इधर, जैसे यहाँ पर दे रखा है। दो यहाँ पर ये लाइन, ये इनको काटती हुई, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे? तो उसके लिए आपने 8th क्लास में थोड़ी सी साइंस में पढ़ा होगा और 10th में ही पढ़ोगे रिफ्लेक्शन के बारे में। वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई आपको मिरर दे रखा है या कोई एक स्मूथ सरफेस दे रखी है जिसके ऊपर कोई रे आकर स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई रे आती है, ये जो रे आकर यहाँ पर टकराती है, मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर उसने टकराया, तो इसको आप कहते हो, ये हो गई आपको इंसिडेंट रे। और ये फिर यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी शीशे से टकराने के बाद। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं
जिसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो या नॉर्मल भी कह सकते हो। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया जिसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताते हैं कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, हमेशा एंगल आर के। अगर ये कोई स्मूथ सरफेस दे रखा है, जैसे यहाँ पर जो आपका मिरर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, तो इंसिडेंट रे जब आकर टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे करके चली जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड रो होगी, उनके बीच में जो बनेगा वो नॉर्मल होगा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर, और एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ये चीज क्यों बताइए, क्योंकि इसी का ही यूज अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये दोनों के दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करो, इसके अंदर दो नॉर्मल्स को ड्रॉ कर लो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करा और उस नॉर्मल का मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए अपनी तरफ से बी ई। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और एक नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और इस वाले नॉर्मल का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया सी एफ। तो ये आपने दो परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये बी ई वाला जो है परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, और ये सी एफ वाला जो है परपेंडिकुलर है आर एस पर। उससे क्या हो जाएगा, क्या फायदा है इससे, इससे ये फायदा है कि ये वाला जो एंगल मान लीजिए वो एंगल वन नाम दे दिया मैंने, ये एंगल टू, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्योंकि अगर ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये इंसिडेंट रे है, ये कैसी रे है, इंसिडेंस रे। और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये कौन सी रे हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आर बना रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल आर। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके यहाँ पर इस वाले शीशे पर टकरा रही है, तो यहाँ पर ये इसके लिए क्या हो गई, इंसिडेंस रे। और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये क्या हो गई, इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है मान लीजिए इसका नाम हो गया एंगल थ्री, इसका नाम हो गया एंगल फोर। तो एंगल थ्री भी एंगल फोर के इक्वल होगा, क्यों होगा, इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये समझ गए ना, ये इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर इंसिडेंस रे है और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आई और आर का मतलब यही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो चीज़ आपने यहाँ पर बनाई है उसको लिखोगे कि हमने एक बी ई नाम का परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल डाला है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। और एक हमने यहाँ से सी एफ नाम का परपेंडिकुलर डाला है किस पर, आर एस पर। ये हमने बनाए हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर आपको नॉर्मल बनाने ही है। आप ध्यान से देखो, एंगल वन किसके इक्वल लिखोगे, एंगल वन हो जाएगा एंगल टू के इक्वल, और एंगल थ्री हो जाएगा एंगल फोर के इक्वल। क्योंकि हमको पता है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, और ये क्यों होता है, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक की चीज समझ गए। ये कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बता दिया। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे डिटेल में, 10th क्लास में पढ़ोगे, हल्का सा आपने 8th क्लास की साइंस में भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद क्या करें, ध्यान से देखो अब आगे। अब हम क्या काम करने वाले हैं, ये जो हमने दोनों नॉर्मल ड्रॉ करे हैं बी ई और सी एफ, क्या ये भी आपस में दोनों पैरेलल होंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि बी ई जो है वो पैरेलल है सी एफ के। क्यों है, पहले मैं उसका रीजन लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर आप लिखोगे कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अब इस लाइन का मतलब क्या है और ये दोनों पैरेलल क्यों हैं। तो ध्यान से देखो, आपके सामने दो लाइन दे रखी थी, एक लाइन थी पी क्यू या मिरर था कौन सा, पी क्यू, और एक था कौन सा, आर एस।
ये वाला क्या था, आर एस। तो एक आपने यहां पर 90 डिग्री की लाइन बनाई ऐसे, और एक आपने यहां पर 90 डिग्री की लाइन बनाई ऐसे, जैसे यहां पर इसका नाम क्या है, बी ई। और एक आपने यहां पर बनाई, इसका नाम क्या है, सी एफ। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच में बनने वाले जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल लाइन से, तो इन दोनों के बीच का गैप तो हर जगह बराबर ही होगा। पैरेलल लाइन कैसी होती है, जो आपस में कभी मीट नहीं करें। तो अगर मान लीजिए इन पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हर जगह से 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन बना दूं और यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन बना दूं, तो ये दोनों भी आपस में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होंगी, जो आपस में कैसी बैठेंगी, पैरेलल बैठेंगी। रीजन समझ गए ना। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो इससे क्या कर लिया फिर हमने, जब ये चीज प्रूव कर दी कि बी ई सी एफ के पैरेलल है, तो आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखो कि एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों के दोनों एंगल मिलकर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं या फिर नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 और 3, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पर ये ऐसे करके क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, दिख रहा होगा। ये क्या बन गया, एक जेड। मैं थोड़ा डार्क करके दिखाता हूं आपको। ये यहां पर क्या बन गया, एक जेड टाइप का बन गया। और जहां भी जेड टाइप का बन जाता है वो क्या हो जाती है, आपस में पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, मतलब सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। पैरेलल लाइन तो हमने यहाँ पर करके दिखा दी। तो बी ई और सी एफ आपस में पैरेलल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो हैं ये आपस में कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको भूल जाओ, जैसे इन सब को भूल जाओ। तो ये दो पैरेलल लाइन, इनके बीच में एंगल 2 और एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना समझ गए। ध्यान से समझते रहे ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन ध्यान से समझा रहा हूं मैं इसीलिए। मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, ध्यान से बताओ। एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, फर्स्ट में दे रखी है ये चीज। सेकंड में एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल। और फर्स्ट में एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। और जब चारों के चारों एंगल इक्वल हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल होगा। मान लीजिए एंगल 1 जो है आपका, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो जब एंगल 1 30 डिग्री तो एंगल 2 भी 30, एंगल 3 भी 30, एंगल 4 भी 30, क्योंकि चारों के चारों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब ये भी 30 और ये भी 30, तो 30 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा इधर, 60। और ये भी 30 और ये भी 30, तो इन दोनों को मिलाकर भी कितना हो जाएगा, 60। तो जब चारों एंगल इक्वल हैं, तो इधर वाले दोनों और इधर वाले दोनों एंगल जो हैं इनका सम भी कैसा होगा, इक्वल। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, वो तो ये वाला एंगल बन रहा है। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का ही वो नाम है जो हमें चाहिए था, एंगल ए बी सी। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल ए बी सी। और यहां पर एंगल 3 और 4 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा बी सी डी। तो ये सारा तामझाम हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल लेकर आने थे। और क्यों इक्वल लेकर आने थे, जो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर चीज बताई थी। किसी तरीके से अगर हम दो एंगल इक्वल ले आते हैं, तो उनकी जो साइड्स हैं उनको हम कह सकते हैं पैरेलल हैं बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो आप कि ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं ये मिलकर कैसे एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना सकते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में, बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप यहां पर लिखोगे हेयर एंगल ए बी सी, जो आपने यहां पर इक्वल किया है, एंड एंगल बी सी डी, ये मिलकर क्या बना देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्यों बना देंगे, ये बना देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। तो बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम क्या लिख सकते हैं अब, जब किसी तरीके से हमने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में है, ध्यान से देख के बताओ बिल्कुल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों लाइंस के बीच में, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, इन दोनों लाइंस के बीच में है। और ये वाली जो लाइन है ये हो गई इनको काटती हुई लाइन, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ऐसे करके क्या बन गया, ये एक जेड बन गया ना, ये वाला भी, ये क्या बन रहा है, एक जेड बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट हमने किसी और मेथड से करें, हमने तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प नहीं ली, हमने तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए और फिर एंगल्स को जोड़ा, तब कहीं जाकर ये एंगल इक्वल हुए। तो इसका मतलब ए बी वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। समझ गए ना, ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अगर पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी और तरीके से अगर एंगल इक्वल कर देते हैं तो वो दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पर हमने ये दोनों जो एंगल हैं ए बी सी और बी सी डी, ये ऑल्टरनेट से इक्वल नहीं किए हैं, किसी और मेथड से करके, और फिर हम कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। समझ गए ना। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी सी इसमें फिजिक्स भी लग रही है, ध्यान से इसको कर लेना। 2-3 बार क्वेश्चन को करोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और पहली बार में अगर आपको समझ में नहीं आता 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।